मरने और मारने की कसम खाकर गजा की लड़ाई लड़ रहे यमन के हूतियों ने इसराइल को बुरी तरह पटखनी दे डाली है। 15 जुलाई 2025 को यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइली सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया। एक ऐसा हमला जिसने मध्य पूर्व में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन को नई दिशा दे दी। हूती सैन्य प्रवक्ता यह सारी ने एक बयान जारी कर बताया कि उन्होंने इसराइल के नेगेव रेगिस्तान स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए 3 ड्रोन लॉन्च किए थे। इनमें से 2 ड्रोन सफलतापूर्वक टारगेट तक पहुंचे और इसराइली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ के ठिकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि तीसरा ड्रोन इलाद पोर्ट की ओर भेजा गया, जिसे इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही रोक लिया। जानकारों का मानना है कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि पिछले कई महीनों से हूती विद्रोही इस क्षेत्र में सैन्य और सामरिक हमले करते आ रहे हैं। पहले ये हमले सिर्फ लाल सागर में कमर्शियल जहाजों और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों तक सीमित थे, लेकिन अब ये सीधे इसराइली सरजमी तक पहुंच चुके हैं। हूतियों ने पहले भी तेल अवीव, अश्कलोन और बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे हाई प्रोफाइल लोकेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की। उनके ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक कई बार इसराइली एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब भी हुए। हूती विद्रोहियों की रणनीति सिर्फ यमन तक सीमित संघर्ष में नहीं रही। जानकारों का कहना है कि ईरान का ये पूरा खेल है, जिसमें उनकी कथित रेसिस्टेंस फोर्सेस शामिल है। इसका उद्देश्य है गजा में हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और इसराइल पर दबाव बनाना। वे खुलेआम कह चुके हैं कि जब तक गजा पर हमला बंद नहीं होता और घेराबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक हूती अपने हमले जारी रखेंगे। हूती साफ कहते हैं कि वे झुकने वाले नहीं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. विश्लेषकों का मानना है कि हूतियों को इसलिए हराना मुश्किल है क्योंकि वे मरने और मारने की कस्में खा चुके हैं, और जो पहले से ही तय कर चुका है कि इस लड़ाई में उसकी मौत भी तय हो सकती है। ऐसे व्यक्ति या ग्रुप को हराना नामुमकिन जैसा हो जाता है। इस बीच इसराइल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यमन के हूती नियंत्रित इलाकों पर ये स्ट्राइक्स किए। हाल ही में इसराइली नौसेना ने हूतियों के कब्जे वाले हुदैदा पोर्ट पर पहली बार हमला किया था, जो इस संघर्ष में एक नया मोड़ था। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए हैं, क्योंकि लाल सागर में हूती हमलों ने वैश्विक व्यापारिक मार्गों को भी खतरे में डाल दिया। इससे अमेरिका तक अछूता नहीं है। ऐसे में 15 जुलाई का हमला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संकेत देता है कि हूती अब सिर्फ चेतावनी वाले हमलों से आगे बढ़कर इसराइली सैन्य ठिकानों को रणनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने की क्षमता विकसित कर चुके हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी, लंबी दूरी की गाइडेड मिसाइलें और सटीक इंटेलिजेंस, यह सब उनके पास अब है और उन्होंने इसे उपयोग में लाना शुरू कर दिया है। इस तरह यमन का एक गुट जो कभी स्थानीय गृह युद्ध तक सीमित था, अब इसराइल जैसे सैन्य ताकतवर देश के लिए एक गंभीर सुरक्षा चुनौती बन चुका है। और अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में और अधिक सैन्य टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मध्य पूर्व में तनाव की आंच अब इसराइल के दरवाजे तक पहुंच गई है। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर सीधा हमला करते हुए उसके रणनीतिक बंदरगाह शहर इलाद की ओर एक ड्रोन दागा, जिसे इसराइली सेना ने इंटरसेप्ट करने का दावा तो किया, लेकिन क्या यह वाकई में सच था, यह अभी तक सामने नहीं आ पाया। हालांकि इस हमले के दौरान कोई हताहत होने की खबर नहीं आई, लेकिन एक बात जिसने सभी को चौंकाया वह थी इसराइली सेना की ये स्वीकारोक्ति कि हमले के वक्त किसी भी शहर में एयर रेड सायरन तक नहीं बजाया जा सका। आईडीएफ ने चैनलों को बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार सायरन एक्टिवेट नहीं किया गया, जिससे इस बात पर सवाल उठने लगे, क्या सुरक्षा एजेंसियां इस अचानक हमले के लिए तैयार थीं या यह इसराइल की चूक थी। इस बीच हूती विद्रोहियों ने न सिर्फ हमले की जिम्मेदारी ले ली, बल्कि इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सीधे धमकी दे डाली और इसके साथ ही एक बयान जारी किया, जिसमें कहा गया, तुम एक अपराधी हो, जालिम हो और तुम्हारा अंत तय है। चाहे तेल अवीव हो, इलाद, रेड सी की गहराइयां या दुनिया का कोई कोना, तुम्हें अब कोई सुरक्षा नहीं मिलेगी। हूतियों ने साफ लफ्जों में कह दिया, वे अब केवल यमन या रेड सी तक सीमित नहीं रहेंगे। उनका अगला मोर्चा लेबनान, इराक, सीरिया और यमन से एक साथ इसराइल को घेरने का है। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders.
इससे पहले 6 और 9 जुलाई को हुतियों ने 2 कमर्शियल जहाजों पर भी हमला किया था। 6 जुलाई को मैजिक सीज नाम का एक जहाज डुबो दिया था। 9 जुलाई को ग्रीस का जहाज एटर्निटी सी हुती मिसाइल का निशाना बन गया, जिसमें कुछ क्रू मेंबर्स मारे गए और कुछ अगवा कर लिए गए। यह दोनों हमले ऐसे समय में हुए जब मई महीने में अमेरिका और हुतियों के बीच एक अनौपचारिक तौर पर युद्ध विराम समझौता हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जहाजों पर हमले न करने का वादा किया था। लेकिन इस समझौते में इसराइल को स्पष्ट रूप से बाहर रख दिया गया था। अब इसराइल लगातार अमेरिका से अपील कर रहा है कि वह हुतियों के खिलाफ अपने सैन्य ऑपरेशन दोबारा शुरू करे, लेकिन अमेरिकी प्रशासन इस मांग पर राजी नहीं हो रहा। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने अल जजीरा को बताया, हुतियों ने अमेरिकी जहाजों को नहीं बल्कि इसराइली लिंक वाले जहाजों को निशाना बनाया है, इसलिए हमारी समझ बनी हुई है। नेतन्याहू के लिए एक राजनयिक झटका उस समय और गहरा गया जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर इसराइल का समर्थन करने से इनकार कर दिया कि उन्हें अब भरोसा नहीं। गौरतलब है कि हुतियों से सीज फायर के दौरान अमेरिका ने साफ तौर पर इसराइल का नाम नहीं लिया, बल्कि यूं कहें कि इसराइल को साफ तौर पर नकार दिया कि अब हुतियों से अकेले इसराइल निपटे। शायद इसीलिए अमेरिका अब इस जंग में कूदना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता लग चुका है कि हुतियों से निपटना कहीं न कहीं उसके लिए नामुमकिन जैसा बनता गया, जिसके कारण उसे सीज फायर करके जल्दबाजी में निकलना पड़ा। अब सवाल सिर्फ एक ड्रोन हमले का नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में फैलते युद्ध का है। क्या हुती अब इसराइल के खिलाफ एक फुल फ्लेज्ड वार की ओर बढ़ रहे हैं? क्या इलाद पर हमला एक ट्रेलर है और असली मोर्चा गाजा और लेबनान के बाहर अब यमन में खुल चुका है? इसराइल की सैन्य तैयारी, नेतन्याहू की कूटनीतिक चुनौतियां और अमेरिका की दूरी, ये सभी संकेत दे रहे हैं कि एक और बड़ा संघर्ष सामने खड़ा है, जिसकी आंच पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में सरसंग और खुरमाला तेल क्षेत्रों पर मंगलवार सुबह ड्रोनों ने कहर बरपाया, जिसने अमेरिकी हितों को निशाना बनाते हुए तेल उत्पादन को पूरी तरह से ठप कर दिया। यह हमला, जिसे कुर्दिस्तान के अधिकारियों ने आतंकवादी कृत्य करार दिया, कहा जा रहा है कि अमेरिकी लालच और संसाधन लूट की नीति के खिलाफ एक और विद्रोह का प्रतीक है। आग की लपटों ने तेल सुविधाओं को घेर लिया, लेकिन सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। यह हमला मिडिल ईस्ट में अमेरिका की दखलंदाजी और उसके द्वारा समर्थित कंपनियों के खिलाफ बढ़ते गुस्से को दर्शाता है,